सबसे पहले पढ़ेंगे अपन विघटन के अंतर्गत रोज नामचा जो प्रविष्टियां है वो किस प्रकार से की जाए। और पहली प्रविष्टि है परिसंपत्तियां यानी जो असेट्स है उनका हस्तांतरण किस प्रकार किया जाए। तो जितने भी व्यापार की संपत्तियां है, कैश, बैंक और जो है आपकी अवास्तविक परिसंपत्तियां यानी जो फिक्टिशियस असेट्स है उनको छोड़ करके सभी संपत्तियां अपने पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते में हस्तांतरित की जाएगी। और संपत्तियों का बैलेंस जैसा कि हमें पता है नाम शेष होता है, डेबिट शेष होता है, तो इन्हें बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स ऑन देयर बुक वैल्यू, उनके पुस्तक मूल्य पर जो है हस्तांतरण करना है। किस प्रकार, देखिए रोकड़, बैंक और अवास्तविक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त सभी परिसंपत्तियों के खाते पुस्तक मूल्य पर वसूली खाते के नाम पक्ष में हस्तांतरित किए जाते हैं। नाम पक्ष में हस्तांतरित यानी वसूली खाता डेबिट होगा और संपत्तियों को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि विविध देनदारों को सकल मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, यानी कि देनदारों पर अगर प्रोविजन आयोजन दिया गया है तो शुद्ध देनदार नहीं, जितने देनदार है, माना कि देनदार है 1 लाख रुपए के, 5% से 5,000 रुपए आपको आयोजन दिया हुआ है, तो कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा या 95,000। तो पूरा 1 लाख रुपए का जो हस्तांतरण है वो वसूली खाते के डेबिट में जाएगा, यानी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। जबकि जो आयोजन की राशि है वह वसूली खाते के जमा पक्ष में जाएगी, प्रविष्टि की जाएगी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देने योग्य बात है कि विविध देनदारों का सकल मूल्य, सकल मूल्य मतलब आयोजन घटाने से पूर्व की जो राशि हस्तांतरित किया जाता है, और डूबत व संदिग्ध ऋणों के लिए जो प्रावधान है उनको दायित्वों के साथ वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरण किया जाता है। यानी देनदार तो होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, और जो प्रोविजंस होंगे वो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस प्रकार हस्तांतरित किए जाएंगे। और यही प्रक्रिया स्थायी परिसंपत्तियों पर लागू होगी यदि हाश के लिए प्रावधान खाता जो है वो तैयार किया जाता है। अब देखिए प्रविष्टि क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट, उनके पुस्तक मूल्यों पर संपत्ति के पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण। फिर आगे क्या लिखा है, दायित्वों के हस्तांतरण पर प्रावधान सहित सभी बाह्य दायित्व जिन्हें वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित करके बंद किया जाता है, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये भी किस पर आएगा, दायित्वों का पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण ऑन देयर बुक वैल्यू, उनके पुस्तक मूल्य पर जो है इस राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। अब देखिए यहां क्या लिखा था, यहां पर देनदारों को सकल मूल्य पर लेंगे, प्रोविजंस जो है वो दायित्वों के साथ वसूली खाते में जाएगा। स्थायी संपत्तियों में भी यही करना है, जो हाश आयोजन का शेष है वो दायित्वों के साथ जाता है, और यहां पर लिखा भी है प्रावधान सहित सभी बाह्य दायित्व जिन्हें वसूली खाते के जमा पक्ष में अंतरित। कैसे, जैसे कि सूचना इस प्रकार से है अपने पास में, चिट्ठे का संपत्ति पक्ष दिया गया है और यहां लिखा गया है डेटर्स 1 लाख रुपए, प्रोविजंस 5,000 और यहां लिखा गया है 95,000।
तो प्रश्न यह उठता है कि रियलाइजेशन में देनदार कितना जाएगा, तो देनदार पूरा 1,00,000 रुपए का हस्तांतरण किया जाएगा। जो 5,000 का जो प्रोविजन है वो रियलाइजेशन के कहां जाएगा, क्रेडिट पक्ष में। क्या प्रविष्टियां होगी, देखिए प्रविष्टि यह होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स 1,00,000 रुपए। और ये जो प्रोविजन है इसका हम क्या करेंगे, यही कार्य करना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि रियलाइजेशन टू डेटर्स 95,000, ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि एक समय बाद में जैसे कि प्रश्न में हम आगे बढ़ेंगे वहां लिखा होगा देनदारों से 80% राशि वसूल हुई। तो आप अगर ऐसा लिखेंगे तो आपके सामने जो देनदार रहेगा वो 1,00,000 दिखेगा, उसका 80% वसूली, आप 80,000 निकालेंगे जो सही होगा। लेकिन अगर आपने 95 लिख दिया रियलाइजेशन टू डेटर्स और प्रश्न में सूचना है देनदार से 80% वसूल हुआ, तो आप 95,000 का 80% निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे प्रश्न जो है वो पूर्णतया आपका गलत होने की तरफ जो है वो अग्रसर हो जाएगा। क्या करना है अपने को, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि देनदारों को सकल मूल्य पर हस्तांतरण करना है, जो इन पर आयोजन की राशि है वह वसूली खाते के जमा पक्ष में जाएगी। संपत्तियों पर भी लागू होगा जो हास प्रावधान है, वो वसूली खाते के जमा पक्ष में, जैसे कि शेष दायित्व जाते हैं। और यहां पर फिर रिपीट किया है, प्रावधान सहित सभी बाह्य दायित्व जिन्हें वसूली खाते के जमा पक्ष में हस्तांतरित करके बंद करते हैं, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, इस प्रकार लिखेंगे। और विशेष ध्यान, ऑन देयर बुक वैल्यू, पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरण होगा। 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि वसूली खाते में संपत्तियों और दायित्वों को किस मूल्य पर हस्तांतरण किया जाता है, तो उनके पुस्तक मूल्य पर जो है वो हस्तांतरण किया जाता है। और कौन कौन सी संपत्तियों को और दायित्वों को जो है वसूली खाते में हस्तांतरण नहीं करते हैं, तो यहां लिखा है रोकड़, बैंक, अवास्तविक परिसंपत्तियां। और दायित्वों में भी लिखा है केवल बाह्य दायित्व जाएंगे, यानी कि रिजर्व, P&L, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों का संचय, इन सब का हस्तांतरण जो है वसूली खाते में नहीं होगा। फर्म के विघटन पर बनाए गए वसूली खाते में संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर हस्तांतरित किया जाता है, परंतु कैश, बैंक, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिजर्व, P&L अकाउंट, फिक्टिशियस असेट्स,
या लॉसेज आदि के शेष वसूली खाते में हस्तांतरित नहीं होते हैं। क्लियर है? सभी संपत्ति और दायित्व जाएंगे, लेकिन कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिजर्व, P&L, लॉसेज, इन सब का शेष जो है इस प्रकार से वसूली खाते में हस्तांतरण नहीं करना है। जैसे रियलाइजेशन टू असेट्स है, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन है, इसके अंतर्गत इनके बैलेंस नहीं जाएंगे। चले आगे। नेक्स्ट देखिए, परिसंपत्तियों की बिक्री पर क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और कौन से मूल्य पर? वसूली मूल्य पर। और यही साझेदारों द्वारा संपत्ति ली जाए तो ये भी वसूली मूल्य पर। और दायित्वों का भुगतान है तो ये भी जो उनका वास्तविक मूल्य है, जो चुकाया गया मूल्य है, वह लिया जाएगा। अब देखिए यहां क्या ध्यान में रखना है अपने को, यह ध्यान में रखना है कि कई बार प्रश्न में यह आता है कि संपत्ति जिसका लागत मूल्य 8,000 था, 10,000 वसूल हुआ, तो हम यहां पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू रियलाइजेशन 10,000। लेकिन कई बार हमारे मन में यह ख्याल आ जाता है कि संपत्ति 8,000 की थी, हमने 10,000 में बेचा, हम क्या प्रविष्टि करें? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू असेट्स कर देते हैं 8,000 टू रियलाइजेशन 2,000। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि लागत मूल्य का हस्तांतरण ऑलरेडी रियलाइजेशन में हो रखा है संपत्ति और दायित्व के लिए। अब केवल और केवल जो है वसूली मूल्य आएगा। रियलाइजेशन में स्वतः ही लाभ और हानि जो है वो अंतर रह जाएगा। अलग से लाभ और हानि की जो प्रविष्टि है वो हमें दर्ज नहीं करना है। प्रश्न में कहा गया मशीनरी जिसका लागत मूल्य 8,000 है, फर्म के विघटन पर 10,000 वसूल हुआ, तो 8,000 यहां पर हस्तांतरण हो चुका है रियलाइजेशन टू असेट्स। यहां पर जो वसूली है वो 10,000 से होगा बैंक टू रियलाइजेशन। 2,000 के संदर्भ में कोई अलग से प्रविष्टि लेखा नहीं करना है। संपत्ति अगर नगद बेची जाए और साझेदार कहता है कि भाई यह संपत्ति मेरे द्वारा रख ली जाएगी, क्योंकि होता क्या है व्यापार में, जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, फर्नीचर है, व्यापार का मोटर व्हीकल है, तो इसे मार्केट में भी बेचा जा सकता है, लेकिन साझेदार चाहता है कि भाई यह संपत्ति मैं रख लेता हूं, तो हमने ऐसा माना कि साझेदार को दे दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मुफ्त में दी गई है, वह उसके पूंजी खाते में हस्तांतरण कर दी जाएगी, उसके पूंजी में से कटौती जो है वो कर दी जाएगी। नहीं तो फिर ऐसा होगा सभी संपत्तियां साझेदार घर ही ले जाएंगे अपने, है ना। वह अपने को उनके पूंजी खाते से वसूल करना है। तो संपत्ति से नगद वसूली साझेदार द्वारा लेने पर जाएगा वसूली मूल्य पर, और यहां आ गया दायित्व का नगद भुगतान करने पर रियलाइजेशन टू बैंक। और यही जो है अगर साझेदार किसी दायित्व का भुगतान करना स्वीकार करता है तो क्या आ जाता? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए साझेदार द्वारा दायित्व का भुगतान करने पर या उसका उत्तरदायित्व लेने पर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा हो सकता है कि साझेदार की पत्नी, पुत्र या रिश्तेदार का कोई ऋण है फर्म पर, तो साझेदार कहता है कि भाई इस ऋण का भुगतान मैं स्वतः कर दूंगा। तो स्वतः कर दूंगा इन द सेंस उसके पूंजी खाते द्वारा भुगतान होगा। ऐसे नहीं कि स्वतः कर देगा तो अब वह दायित्व समाप्त हो गया, उसके पूंजी खाते में हस्तांतरण हो जाएगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो बाहरी दायित्व होता है। अब आगे चलते हैं अपन परिसंपत्ति के हस्तांतरण द्वारा लेनदारों का भुगतान। जब लेनदार पूर्ण रूप से अपने खाते का भुगतान प्राप्त करने के लिए परिसंपत्ति को स्वीकार करता है तो कोई रोज नामचा प्रविष्टि जो है वो नहीं की जाएगी। किस प्रकार से? एक लेनदार है 10,000 रुपए,
उसने 10,000 का फर्नीचर लेना स्वीकृत किया, क्या इसके संदर्भ में कोई प्रविष्टि होगी? तो इसके संदर्भ में कोई प्रविष्टि जो है वो नहीं होगी। क्या लिखा गया? जब लेनदार पूर्ण रूप से अपने खाते का भुगतान, जितना उसको मिलना चाहिए था उतने के लिए संपत्ति लेता है तो कोई प्रविष्टि नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें डिफरेंस रहता है, जैसे यदि लेनदार आंशिक रूप से परिसंपत्ति को स्वीकार करता है, तब केवल रोकड़ भुगतान की जो है प्रविष्टि की जाएगी। 8,000 के लेनदार है जिसने 6,000 का फर्नीचर लेना स्वीकार किया, शेष के लिए रोकड़, तो जो रोकड़ की प्रविष्टि है 2,000 केवल वही की जाएगी, 6,000 के फर्नीचर के लिए कोई प्रविष्टि जो है वो नहीं करेंगे। जैसे एक लेनदार जिसे 10,000 रुपए दे थे, 8,000 रुपए के कार्यालय उपकरण और 2,000 रुपए के लिए रोकड़ भुगतान स्वीकार कर लेता है, तो जो 2,000 के लिए रोकड़ स्वीकार किया है केवल उसी की प्रविष्टि कर रहे हैं, केवल रोकड़ भुगतान के लिए निम्न प्रविष्टि होगी, यानी 8,000 रुपए कार्यालय उपकरण देयता के बदले स्वीकार करने हेतु कोई लेखा नहीं किया जाएगा। इसके संदर्भ में कोई लेखा नहीं होगा। हाँ, जो रोकड़ भुगतान है उसके लिए जो प्रविष्टि है आपका 2,000 रुपए से कर दी जाएगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। अगर उसके अगेंस्ट में इसका विपरीत है, हालांकि जब लेनदार ने परिसंपत्ति स्वीकार कर ली है जिसका मूल्य देय राशि से अधिक है, तो अंतर की राशि वह फर्म को भुगतान करेगा और उसकी प्रविष्टि होगी बैंक टू रियलाइजेशन। यानी कि अगर प्रश्न में कहता कि भाई 8,000 के जो कार्यालय उपकरण है उसके लिए 6,000 के जो लेनदार थे उन्होंने लेना स्वीकृति की, तो लेनदार तो 6,000 के हैं, ऑफिस फर्नीचर कितने का दे रहे हो? 8,000 का, तो 2,000 रुपए जो है फर्म उससे वसूल कर लेगी। जैसे एक 6,000 रुपए के लेनदार ने 8,000 रुपए का कार्यालय उपकरण लेना स्वीकार किया, तो लेनदार तो 6,000 का ही है, ऑफिस इक्विपमेंट कितने का है? 8,000 का, तो 2,000 रुपए की आधिक्य राशि फर्म द्वारा प्राप्त की गई। तो क्या करेंगे इसके संदर्भ में? 2,000 रुपए से जो है यह प्रविष्टि कर दी जाएगी बैंक टू रियलाइजेशन। 3 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन ये कि माना कि लेनदार भी 8,000 का है, ऑफिस इक्विपमेंट भी 8,000 का है, कोई प्रविष्टि नहीं। लेनदार जो है 10,000 का, ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 का है, तो फर्म उसे 2,000 रुपए चुका देगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और अगर लेनदार 6,000 का है, ऑफिस इक्विपमेंट 8,000 का है, तो 2,000 रुपए फर्म जो है उसे वसूल करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे देखिए, वसूली व्यय का भुगतान करने पर 3 कंडीशंस जो है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन, जब परिसंपत्तियों की वसूली और दायित्वों के भुगतान की प्रक्रिया में कुछ व्ययों का भुगतान फर्म द्वारा किया जाता है, फर्म द्वारा नगद चुकाया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फर्म के स्थान पर अगर मान लीजिए कोई साझेदार चुकाता है, जब फर्म की ओर से व्यक्तिगत रूप से नहीं, फर्म के बिहाफ पर वसूली व्ययों का भुगतान
एक साझेदार द्वारा किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, यानी वसूली व्यय में रियलाइजेशन तो डेबिट करना ही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट नहीं करना है। कई बार हम जल्दबाजी कर देते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आते हैं वहां लिखा जाता है वसूली व्यय के भुगतान में कौन सा खाता डेबिट होगा, और हमारी आदत हो रखी होती है कि हम नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते खर्चों को डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट दिखा देते हैं। तो थोड़ा रुकना है, सोचना है कि क्या हमने पढ़ा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस डेबिट? बिल्कुल नहीं। हमने क्या करा है, वसूली व्यय का भुगतान रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है। अगर नगद है तो टू कैश या बैंक, और अगर साझेदार इसको भुगतान करना स्वीकार करता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन फर्म की ओर से, अपनी व्यक्तिगत रूप से नहीं। अगर व्यक्तिगत रूप से तो कोई प्रविष्टि हम नहीं करते। देखिए सी सेक्शन देखिए, इसी के अंतर्गत जब साझेदार किसी स्वीकृत पारितोषिक पर विघटन कार्य से संबंधित व्ययों को, विघटन कार्य से संबंधित व्ययों को वहन करने के लिए सहमत होता है, यानी कि वो जो कार्य है विघटन संबंधी वो साझेदार कर ले, तो फिर क्या प्रविष्टि करेंगे, जब फर्म द्वारा वसूली व्यय दिया जाता है तो साझेदार को दे रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यही यदि साझेदार जो है वो वसूली व्यय का स्वयं भुगतान करता है तो इसके संदर्भ में कोई प्रविष्टि आवश्यक नहीं है, कोई एंट्री नहीं की जाएगी। यानी फर्म के विघटन संबंधी जितने भी कार्य वहन करने हैं साझेदार उसको चुकाने के लिए सहमत होता है, साझेदार द्वारा वह कार्य किया जाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, और यही खर्चे अगर साझेदार चुकाता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू कैपिटल नहीं होना, यानी कोई प्रविष्टि नहीं होगी। सूचना के अभाव में यह माना जाता है कि व्ययों का निपटान उसी साझेदार ने किया है जिसने व्ययों को वहन करने की जिम्मेदारी ली है, यह मान करके चलना है कि भुगतान जो है उसी ने किया है, तभी तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, यानी कोई प्रविष्टि या लेखा जो है वो नहीं होना है। अब देखिए साझेदार को किसी प्रकार का पारितोषिक मिल रहा है तो फिर क्या करेंगे, खर्च है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, साझेदार को मिल रहा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी प्रकार की संपत्ति का विक्रय हो रहा है, चाहे ख्याति हो या अन्य कोई भी गैर अभिलेखित, गैर अभिलेखित का मतलब है कि ऐसी संपत्ति जो पुस्तकों में दर्ज नहीं है, उससे वसूल होने पर बैंक टू रियलाइजेशन, और विशेष ध्यान में रखना है वसूली मूल्य। और गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, चुकाया गया मूल्य। अब देखिए यहां एक बात और अपने को स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है, और वह क्या है, तो वह इस प्रकार से है कि संपत्तियों से वसूली, जैसा कि प्रश्न में कहा जाए कि भाई संपत्ति से इतनी राशि वसूल हुई है, केवल वही वसूल हुआ है। अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो मान करके चलिएगा कि संपत्ति से जो है कोई राशि अपने को वसूल नहीं हुई है। और वही अगर दायित्वों के बारे में कहे कि दायित्व इतने दिए गए हैं और प्रश्न में सूचना नहीं कि उनका भुगतान किस मूल्य पर किया गया, तो मान करके चलिए कि दायित्व का जो है पूर्ण भुगतान, फुल पेमेंट जो है वो किया गया है। लिख दें यहां पर संपत्तियों से वसूली मूल्य की सूचना प्रश्न में होना आवश्यक है, अन्यथा या ऐसा कहें सूचना के अभाव में वसूली मूल्य
शून्य माना जाएगा। यानी कि प्रश्न में सूचना दी गई है गुडविल पुस्तकों में 10,000, तो ट्रांसफर हो जाएगी रियलाइजेशन टू गुडविल 10,000। लेकिन कोई वसूली मूल्य नहीं दिया गया है, प्रश्न में इसकी कोई सूचना नहीं है कि ख्याति से इतनी राशि वसूल हुई, तो हम कोई लेखा नहीं करेंगे, उससे कोई राशि वसूल नहीं हुई है, यह माना जाएगा। पुस्तकों में पेटेंट लिखा है 5,000 रुपए, लेकिन कितना वसूल हुआ कोई सूचना नहीं है, तो क्या मानोगे? वसूली मूल्य शून्य माना जाएगा, अर्थात वसूली के संबंध में कोई प्रविष्टि नोट को ध्यान से पढ़िएगा, जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। जो समापन के समय, विघटन के समय बैलेंस शीट दिया गया है, उसके अंतर्गत चाहे भवन है, चाहे प्लांट है, चाहे पेटेंट है, चाहे गुडविल है, मूल्य दिया गया है, वह मूल्य लागत मूल्य पर वसूली खाते में चला जाएगा। लेकिन उस संपत्ति से कितनी राशि वसूल हुई है उसके बारे में बात कर रहा हूं। संपत्तियों से वसूली मूल्य की सूचना प्रश्न में होना आवश्यक है कि पेटेंट से इतनी राशि वसूल हुई तो बैंक टू रियलाइजेशन करेंगे, गुडविल से 5,000 वसूल हुआ तो बैंक टू रियलाइजेशन करेंगे 5,000। लेकिन अन्यथा सूचना के अभाव में वसूली मूल्य शून्य माना जाएगा, यानी उस संपत्ति से वसूली के संदर्भ में कोई प्रविष्टि नहीं होगी, जबकि दायित्व के संदर्भ में बिल्कुल इसका विपरीत है। दायित्वों के संदर्भ में यदि चुकाई गई राशि अथवा भुगतान के संदर्भ में कोई सूचना नहीं है तो यह माना जाएगा कि संबंधित दायित्व का या संबंधित दायित्व की पूर्ण देय राशि का भुगतान किया गया है तथा भुगतान की प्रविष्टि भी पुस्तक मूल्य से ही होगी। क्या कहा गया है? संपत्ति अगर वसूली मूल्य कहा जाए तो इतना वसूल, नहीं तो कोई वसूली नहीं है, कोई प्रविष्टि नहीं करेंगे। जबकि दायित्व के संदर्भ में जैसे कि लेनदार बैलेंस शीट में लिखा है 10,000 और कितना भुगतान किया गया इसकी कोई सूचना नहीं है, तो क्या मान करके चलोगे? पूरा 10,000 रुपए चुकाया गया है। दायित्व के संदर्भ में यदि चुकाई गई राशि या उसे भुगतान किया गया है या नहीं किया हुआ, इसके बारे में प्रश्न साइलेंट रहता है, कोई जवाब नहीं देता है, तो इस संदर्भ में कोई सूचना नहीं है, तो माना जाएगा कि संबंधित दायित्व की पूर्ण देय राशि का भुगतान किया गया है और भुगतान की जो प्रविष्टि है वह पुस्तक मूल्य से ही की जाएगी। जो उसका बुक वैल्यू है, पुस्तक मूल्य, उससे अपने को दर्ज करना होता है। अब बात करते हैं वसूली पर लाभ हानि का हस्तांतरण करने पर। चूंकि वसूली खाता एक नाम मात्र का खाता है, नॉमिनल अकाउंट है, इसका जो भी बैलेंस होगा वो वसूली पर लाभ या वसूली पर हानि होगा।
और नाम मात्र का खाता है, यानी अगर डेबिट शेष ज्यादा है तो वसूली की हानि है, जबकि क्रेडिट शेष होने पर क्या कहलाएगा? वसूली पर लाभ कहलाएगा। कहां हस्तांतरण होगा? साझेदारों में जो भी उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें हस्तांतरण किया जाएगा। तो क्या आ जाएगा? वसूली पर लाभ होने पर रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में? लाभ हानि विभाजन अनुपात। इस प्रकार से जो है हस्तांतरण किया जाएगा। और अगर वसूली पर हानि होती है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, ये भी कौन से अनुपात में? जो भी उनका पुराना लाभ हानि विभाजन अनुपात है उसमें हस्तांतरण किया जाएगा। वसूली खाता क्या है? नाम मात्र का खाता है। अगर डेबिट शेष ज्यादा है तो वसूली पर हानि कहलाएगी, क्रेडिट शेष ज्यादा है तो क्या कहलाएगा? वसूली पर लाभ कहलाएगा। वसूली खाता एक नाम मात्र या अवास्तविक प्रकृति का खाता है। इसका शेष वसूली पर लाभ या हानि कहलाता है। अर्थात नाम यानी कि डेबिट शेष होने पर वसूली की हानि, जबकि जमा यानी कि क्रेडिट शेष होने पर और वसूली पर जो भी लाभ या हानि है साझेदारों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्लियर है? कौन सा नेचर है? नॉमिनल अकाउंट। तो अंतर क्या होगा? वसूली पर लाभ या हानि कहां जाएगा? साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में। अब बात करते हैं संचित लाभों का हस्तांतरण करने पर, जो कि संचय कोष या सामान्य संचय के रूप में जो है वो एकत्रित है। कहां पर? चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। इस संदर्भ में सूचना दी गई होगी। यानी जब भी फर्म के विघटन का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको एक बैलेंस शीट, एक चिट्ठा दिया गया होगा और उसके दायित्व पक्ष में क्या दे रखा होगा? रिजर्व या फिर रिजर्व फंड दिए गए होंगे। क्या करना है? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में? लाभ हानि विभाजन अनुपात।
जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अंतर्गत जो है हस्तांतरण किया जाएगा। और इसी प्रकार आभासी परिसंपत्तियां, लॉसेज या जो हानियां हैं उनको भी क्या करना है, साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस असेट्स, कौन से अनुपात में, जो भी उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात है, जैसा कि P&L का डेबिट शेष बैलेंस शीट के असेट्स में होगा। इसके संदर्भ में सूचना चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दी गई होगी। यानी लॉसेज जो बैलेंस शीट के एसेट्स में होगा, कैपिटल टू फिक्टिशियस असेट्स, ऐसा नहीं कि असेट्स, और जो संचय है, जो लाभ या जो P&L का जो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में, उसके लिए रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट कौन से अनुपात में, साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में। तत्पश्चात आ जाएगा साझेदारों से लिए गए ऋणों का भुगतान करने पर पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए सभी बाहरी दायित्वों के भुगतान के पश्चात सुरक्षित हो असुरक्षित हो फिर चुकाया जाता है साझेदारों का ऋण, पार्टनर्स लोन टू बैंक अकाउंट। और साझेदारों के खातों के भुगतान करने पर या तो देखिए पूंजी का डेबिट शेष होगा या फिर जो है पूंजी का क्रेडिट शेष होगा। अगर नाम शेष है, डेबिट शेष है, पूंजी का विपरीत शेष है, तो वह राशि साझेदारों से वसूल की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर मान लीजिए कि डेबिट शेष नहीं होकर के अगर जमा शेष है, क्रेडिट शेष है, जो फर्म के विघटन पर उनकी पूंजी वापसी में राशि लौटाई जाएगी, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। किस प्रकार, देखिए यदि साझेदार का पूंजी खाता नाम शेष दर्शाता है, डेबिट बैलेंस दर्शाता है, तो वह आवश्यक रोकड़ लाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रविष्टि बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना भी रोकड़ राशि जो है साझेदार लेकर के आता है, और उसको बिल्कुल विपरीत जब साझेदार का खाता जमा शेष दर्शाए और राशि का भुगतान जो है वो कर दिया जाए, अंतिम भुगतान कर दिया जाए, तो प्रविष्टि होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जो भुगतान की गई राशि है। यानी जो भुगतान का क्रम है, सबसे पहला काम किया हमने संपत्तियों को वसूली खाते के डेबिट पक्ष में ट्रांसफर, रियलाइजेशन टू असेट्स। फिर हमने किया दायित्वों का हस्तांतरण, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। दोनों ही प्रविष्टियां पुस्तक मूल्य पर होगी, वह मूल्य जो बैलेंस शीट के असेट्स में दिया गया है। लेकिन कैश, बैंक ओवरड्राफ्ट, पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व, पार्टनर्स लोन, करंट अकाउंट, जो लॉसेज हानियां हैं, उनके शेष हस्तांतरण नहीं होंगे। संपत्ति से वसूली है तो बैंक टू रियलाइजेशन, साझेदार लेता है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। इसी प्रकार भुगतान, वसूली व नगद चुकाया जाए तो रियलाइजेशन टू बैंक, साझेदार लेना स्वीकार करे तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बाद में क्या हो जाएगा, संपत्तियों से वसूली, दायित्वों से भुगतान, रियलाइजेशन टू बैंक, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वसूली पर जितना भी लाभ और हानि है साझेदारों में उनके पुराने लाभ हानि विभाजन अनुपात में हस्तांतरित। तत्पश्चात जो भी रिजर्व के बैलेंस ट्रांसफर, रिजर्व के पश्चात लोन का भुगतान, और साझेदार का जो पूंजी है जैसा भी उनका बैलेंस है, डेबिट है तो रोकड़ लाई जाए, और क्रेडिट है तो भुगतान कर दी जाए। तो फर्म के विघटन में फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।